मैं सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स में मैंने आप लोग को बता रखा था बहुत सारी चीजें। अब आगे आप लोग को लिविंग ऑब्जेक्ट बता रखा था, लिविंग और नॉन लिविंग टाइप में। लिविंग मतलब कि प्लांट या एनिमल का हिस्सा होगा वो, है ना, कोई ना कोई जानवर का या एनिमल का जो हिस्सा होगा वो लिविंग में माना जाएगा, और जो भी जानवर या एनिमल का प्लांट या एनिमल का हिस्सा नहीं होगा वो नॉन लिविंग में माना जाएगा, निर्जीव में। उसके बाद मैंने आपको मैटर्स मटेरियल के बारे में बताया था। मैटर क्या होते हैं पता है किसी को? मैटर किसको कहते हैं? एनीथिंग। हाँ बिल्कुल, जिसमें कुछ वजन हो और जो कुछ जगह छेके उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं, बिल्कुल सही। अब मटेरियल की बात करते हैं। द मैटर ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड, जिन चीजों से कोई भी ऑब्जेक्ट जिस मटेरियल से बनता है, ठीक है, जिस मैटर से बनता है उसी को मटेरियल कहते हैं। जैसे मैंने बताया था ना, अगर आप चाय पी रहे हो तो किससे किससे बन रहा है? चाय पत्ती, चीनी, दूध और पानी से, तो सारे के सारे मैटर्स हो, ठीक है, मटेरियल भी हो। मैं बताता हूँ ऑब्जेक्ट और मटेरियल। अब चेयर की बात करेंगे तो वुड से, मेटल से, प्लास्टिक से, कंक्रीट से, सबसे बनता है। अगर क्लोथ की बात करें तो कॉटन, वूल, सिल्क, नायलॉन एंड पॉलिस्टर। कपड़ा अलग अलग मटेरियल का होता है, नहीं कहते कि इस कपड़े का मटेरियल क्या है, कहते हैं ना। तो कपड़ा बहुत सारी चीजों का बन सकता है, जैसे कोई चीज कॉटन का होता है, अभी सर्दियां आएंगी तो हम लोग क्या कहते हैं? उलन के कपड़े पहनेंगे, बहुत मजा आता है सर्दियों में, वैसे है ना, उलन की जैकेट वैकेट्स पहनने में अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है। हमें तो गर्मियां ही सबसे अच्छी लगती है, सर्दियां कभी अच्छी नहीं लगती। मेरे को गर्मी में कोई दिक्कत नहीं, सर्दी ज्यादा लगती है। सिल्क है, सिल्क भी आपने देखा है, नायलॉन भी देखा होगा, प्लास्टिक की जो होती है, पॉलिस्टर भी जानते हैं आप लोग, है ना। देखिए आगे, अब देखो बात हो रही है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। जो पदार्थ होता है उसके क्या गुण होते हैं, पदार्थ के गुण क्या होते हैं, या मटेरियल मटेरियल के क्या प्रॉपर्टीज। देखिएगा, डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अलग अलग पदार्थ या प्रॉपर्टी के अलग अलग मटेरियल होगी। जैसे देखो, अ मटेरियल टू मेक अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज विच आर सुटेबल फॉर द पर्पस ऑफ द फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज्ड। हम जिस उद्देश्य के लिए, जिस पर्पस के लिए कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो हमें मटेरियल भी उसी क्वालिटी का चाहिए होगा, ठीक है। अगर मटेरियल उसी क्वालिटी को पूरा कर रहा हो जो हमारा ऑब्जेक्ट बनाने का पर्पस है तो बिल्कुल सही। जैसे देखिए हम आपको बताते हैं, अगर हम चाहते हैं कि आग के ऊपर, है ना, या चूल्हे के ऊपर खाना बनाना है, उसके लिए बर्तन बनाना है, तो हमारा पर्पस क्या है? खाना बनाना, बर्तन का। अब हमें मटेरियल सोचना पड़ेगा ना कि किस तरह के मटेरियल को हम यूज करें। अगर आप लकड़ी के मटेरियल को यूज करोगे तो गर्म होकर के वो जल जाएगा, ठीक है। अगर प्लास्टिक के मटेरियल को यूज करोगे तो वो नहीं चल सकता, मिट्टी पिघल जाएगा, बिल्कुल सही है कि नहीं। कपड़े का बना दोगे बर्तन तो काम करेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो हमें सोचना पड़ेगा, हमारा पर्पस है ऐसा मटेरियल हो, बर्तन के लिए ऐसा मटेरियल यूज करें जो आग सह सके, ठीक है ना। तो लोहे का, मिट्टी का, है ना, क्ले का, जो मिट्टी का बनाते हैं बर्तन, और नहीं तो जो भी मेटल के बर्तन होते हैं गर्म होकर के पिघलते नहीं। समझ में आ रही है बात? अगर हमें सर्दियों में, सर्दियों से बचना है तो हम क्या करेंगे? हम वुलन कपड़े या ऐसे कपड़े यूज करेंगे, ऐसे मटेरियल से कपड़ा बनाने की कोशिश करेंगे जो ज्यादा से ज्यादा गर्मी देंगे, है कि नहीं? चलो
क्या टेस्ट लेगा? नहीं, देखिएगा। मैथ कर ले बेटा अपना तब तक। आपको पता है क्या नाम है, साक्षी, प्रतीक्षा का किस क्लास में एडमिशन होगा? 8 में। बताओ, उसे 6 के तो लायक है, 8 में करा दिया एडमिशन, क्या करेंगे बेचारे? क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग चीजों के हिसाब से मटेरियल को बांट देते हैं। कोई चीज अपीयरेंस के हिसाब से, मैंने कल बताया था ना, कोई चीज चमकीली होगी या डल होगी, तो बता रखा था। सीधे आते हैं उस पे कॉन्सेप्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंसेस। ठीक है, दिखने में जो चीज जैसा होता है उसके आधार पर अगर हम बांटें तो मटेरियल कैसा कैसा होगा। पहला, मटेरियल हैविंग लस्टर, मटेरियल हैविंग नो लस्टर। कोई मटेरियल होगी जो चमकीली होगी और कोई ऐसी होगी जो चमकीली नहीं होगी। यही होगी ना, देखने में तो ऐसा ही हम समझ सकते हैं। क्या बैठे हो? नहीं, वहां जाओ, सारे नीचे बैठे, तुम उस पे कैसे आ जाओगे? द मटेरियल which have shiny appearance are said to have luster। जो मटेरियल या ऐसे पदार्थ जो चमकीले होते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? लस्टर कहते हैं। अब आप देखो, जितने भी मेटल होते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, ये सारे क्या होते हैं? शाइनी होते हैं। मेटल या धातु, धातु या मेटल हमेशा चमकीले होते हैं, ठीक है, उनमें एक अलग टाइप की चमक होती है। एल्युमिनियम का बर्तन या जो सिल्वर का बर्तन कहते हैं ना हम लोग, सिल्वर का कुकर देखा होगा आपने, या स्टील का भी जब नया आता है तो कितना शाइनी होता है, लेकिन वो बार बार है ना, वो साफ होने से या रफ होने से उसकी शाइनिंग खत्म हो जाती है। तो शुरू में स्टील बनता है या जब लोहा होगा तो बिल्कुल शाइनिंग ही होता है उसका, लेकिन धीरे धीरे डल हो जाता है। लेकिन आपको पता है कुछ चीजें ऐसी हैं जो कभी भी डल नहीं होती। जैसे अगर आपने घर में देखा कोई ज्वेलरी मम्मी पहनती होगी गोल्ड का, या रिंग पहनते हैं लोग, नहीं होता। इसका कारण है, अभी आप बड़ी क्लासों में जाओगे तो आपको सीखने को मिलेगा। मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, सबसे कम रिएक्टिव कोई भी अगर मेटल है तो वो गोल्ड है। बिल्कुल किसी भी चीज से रिएक्ट नहीं करता। मैं आपको बता, अगर लोहे के ऊपर जंग लग रहा है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल के साथ वो रिएक्ट हो रहा है, ठीक है। अगर चांदी भी होती पुरानी होगी ना, तो धीरे धीरे चांदी क्या होगी, थोड़ी ब्लैकिश कलर की होने लगती है, उसमें ना गंदगी सी बैठने लगती है। आपका कॉपर है ना, तांबे की लुटिया, अगर साफ ना करो तो वो भी देखो डल होने लगता है ना, काली इस टाइप की हो जाएगी, धीरे धीरे डल होने लगेगी। लेकिन गोल्ड कभी भी डल नहीं होता, हजारों लाखों साल तक मिट्टी में जैसा फेंका रहो वैसा ही रहेगा, क्योंकि किसी भी सब्सटेंस से मतलब रिएक्ट करता ही नहीं, किसी भी केमिकल से रिएक्ट नहीं करता है। हाँ, रिएक्ट करेगा तो चिपक जाएगा, लेकिन ये रिएक्ट ही नहीं करता। और पता है गोल्ड कैसे निकाले जाते हैं? मिट्टी ऐसे खोदी जाती है, उसी के अंदर से सीधे सोना निकल जाता है। समुद्र के अंदर से मिट्टी खोदते हैं, उसके अंदर से सोना निकल जाता है। समुद्र के अंदर जो मिट्टी होती है ना, समुद्र के नीचे भी तो मिट्टी होगी, पानी के नीचे, उस मिट्टी में होता है, पत्थरों में, मतलब कि जो भी नहीं, ये नेचर से ही मिलता है इसी तरह। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये प्योर बिल्कुल है ना, क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस है। किसी एकदम बिल्कुल आप निकालो मिट्टी, पानी में धो लो, सोना आपके हाथ में। लेकिन छोटे छोटे, ये बड़े बड़े टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े एकदम कन 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 बारूदे टाइप के, है ना, बुरादे, इस तरह होता है। और पानी से धो धो के उसको, मैंने सारी मिट्टी कंकड़ साफ कर करके फिर ये गोल्ड इकट्ठा किया। बड़े टुकड़े भी मिलते हैं, हाँ छोटे टुकड़े भी मिलते हैं, देखे है ना गोल्ड रस। डायमंड हैव शाइनी अपीयरेंस। अब देखिएगा, नहीं, वो जितना रब करोगे उतना ही और शाइन आएगा, समझ रहे हो ना, उसमें ऐसा कोई भी दिक्कत। मैं आपको बता रहा हूँ, गोल्ड क्या, सॉरी, डायमंड जो होता है ना, वो क्रिस्टल होता है, मतलब उसके बहुत सारे टुकड़े टुकड़े है ना, कोर होते हैं, साइड्स होते, कॉर्नर, तो लाइट उसमें पड़ने के बाद एक दूसरे से हर कॉर्नर से टकरा टकरा के रिफ्लेक्ट होकर के ज्यादा से ज्यादा लाइट बाहर आती है, इसलिए डायमंड ज्यादा चमकीला दिखता है। मैं आपको और बताता हूँ,
कोई दिक्कत नहीं। और गोल्ड का है ना, प्योर गोल्ड का आप कुछ बना नहीं सकते, वो बहुत ही ज्यादा है ना सॉफ्ट होता है, समझ रहे हैं ना। जैसे कि अगर उसको गर्म करके अगर किसी भी शेप में दो तो नहीं होगा, तो उसमें थोड़ा सा 24 कैरेट गोल्ड नहीं होता। गोल्ड की शुद्धता को या प्योरिटी को हम लोग कैरेट में मापते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि 22 कैरेट तो गोल्ड होता है और 2 कैरेट उसमें कॉपर या तांबा मिलाते हैं, तब जाके ज्वेलरी बनती है, समझ रहे ना। और याद रखिए क्या मापते हैं उसको, मेजरमेंट का माने कि तौलने का तरीका है, सुनिए यूनिट कर सकते हैं बिल्कुल। और याद रखिएगा इसमें एक बात और, कि जब भी अगर आप सुनार के पास जाएंगे ना, और अगर कोई सोने के गहने बेचे हैं कोई भी चीज, तो वो क्या करेगा, उस आपके वो जो भी ज्वेलरी है उसको लेकर के उसको पिघला करके उसमें से वो कॉपर अलग कर लेगा और उसको अलग कर लेगा, वो कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिएगा, all the object made of metal, their alloys and diamonds also have shiny appearances. For example, a steel spoon, देखिए जितने भी मेटल होंगे वो सारे के सारे चमकीले होंगे। सबसे बोरिंग चैप्टर, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। दोज मटेरियल विच हैव डल अपीयरेंस, अब जैसे लकड़ी है, वुड या प्लास्टिक, उसमें कोई साइन नहीं है, प्लास्टिक का कोई साइन नहीं होता, इसके ऊपर जो कलर किया गया इसलिए चमकीला दिख रहा है, समझ रहे हैं ना। हाँ ये पॉलिश है, कलर है, इसलिए चमकीला दिख रहा है। जब नई कुर्सी लेके आओगे एकदम लगेगा ना कि बस इसी पे क्या कहते हैं मुंह बाल बना ले एकदम बिल्कुल देख के। लेकिन जैसे जैसे ये क्या कहते हैं पुरानी होती जाएगी, और वैसे भी आप लोग रगड़ते ज्यादा हो हमारी कुर्सियों को, तो फिर क्या होगा, आप इसे बाल के आप इस पे कुछ भी नहीं बना सकते, बस ये फिर क्या कहते हैं कबूतर बिल्ली ड्राइंग बनाने के लायक रह जाएगी, ठीक है। अब पेपर, कार्डबोर्ड, लकड़ी हो गया, चौक हो गया, कॉटन हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, इसमें चमक होती है क्या? नहीं होती है, वही तो कह रहे हैं ना, इसमें नहीं होता, तो मेटल का नहीं बना हुआ है। जो चीज मेटल की बनी होती है, मेटल की, मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु। मेटल मतलब उसमें चमक होगी, अगर आप मारोगे तो टन से आवाज आएगी, बात समझ रहे हो ना, जैसे घंटी की। रबर में नहीं आएगी, लकड़ी पे मारोगे तो टन की आवाज नहीं आएगी, दूसरे तरह की आवाज आएगी, बात समझ रहे। तो जिसमें चमक हो, जिसमें, हाँ ये तो रेक्सिन है, ये तो ये रेक्सिन है, प्लास्टिक का है। नहीं ये तो पॉलिश है ना, वही तो मैं बोल, कलर या पॉलिश जो क्या है वो चीज है, इसके ऊपर भी पॉलिश है, बिल्कुल कलर होती है ना हर चीज के ऊपर। सोना भी धातु है ना, हाँ मेटल है यार बिल्कुल। देखिएगा, तो मेरे कहने का मतलब है जिसमें चमक होती है और जिसमें चमक नहीं होती, मेटल से बने हुए चीजों में चमक होती है। आपने जो कपड़े पहन रखे हैं, ठीक है, ये मेटल के नहीं है, ये क्या है, कॉटन के हैं या अलग अलग फाइबर के, तो इसमें चमक नहीं होगी। लेकिन आपने जिस थाली में खाते हो, जिस चम्मच से खाते हो, वो मेटल का बना है, तो उसमें साइन होगा, चमक होगी, है ना। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। आप कोई भी चीज अगर टच करके देखोगे तो या हार्ड लगेगी नहीं तो सॉफ्ट लगेगी, अगर मैं आपके तोंद को दबाऊं या किसी के भी तो वो सॉफ्ट लगेगी, ठीक है। लेकिन इसको दबाऊं तो आपको पता ही है दबेगी नहीं, हार्ड है। देखिएगा, फिर भी और भी चीज देख सकते हैं, स्टील, वुड, स्टोन, ब्रिक, ग्लास, बोन्स, टीथ, डायमंड, मतलब जो भी चीजें हार्ड है वो हार्ड है, और जो हार्ड नहीं है वो सब जी नहीं, हाँ लाल हो जाता है, और फिर देखो वो जब सूख जाते तो वो सिल्वर कलर में आ जाते हैं, ब्लैकिश कलर का होता है। मैं आपको बताता हूँ, उसमें क्या होता है ना, जैसे ही वो ठंडा होता है ना, तो फिर से सारा का सारा कार्बन उसमें इकट्ठा हो जाता है, ठीक है ना। और जब जलाते हैं तो कार्बन उसका थोड़ा मैंने फैल जाता है, गैस बन के निकल जाता है, और जैसे फिर पानी डालेंगे तो बिल्कुल सिकुड़ जाएगा पूरा वो, इसलिए ऐसा होता है। जैसे हमने कुछ डाल दिया, जैसे कोई हमारे पास स्टील का हुआ, उस लावा को हमने उसमें डाल दिया मैग्नेट पे, तो उसी शेप में रहेगा, और उससे बनाएंगे क्या, वो गोल्ड बना देते हैं। फिर से बोलिए, मतलब कि जो पिघला हुआ है और उसको हमने किसी में डाल दिया, हाँ हाँ, और वो तो वही बना रह जाएगा जो इस शेप में हमने डाला हाँ है। हाँ, और वो आगे देना हो किसी से,
तो वो उसको दोबारा से पिघला के recycle हाँ करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी मेटल है ना, जितना भी मेटल है सबको रिसाइकलिंग मतलब पिघलाया जाता है। तांबे का, ये पीतल के जितने हैं ना, छोटे मोटे कबाड़ी वाले लेके जाते हैं, सबको पिघला के फिर वही बना देते हैं। समझ रहे ना, उसी के अलग अलग सांचे में डाल के बर्तन बना देंगे। स्टील हो गया, लोहा हो गया। छोटे बर्तन कैसे बनते हैं ये स्टील के? बेटा ये तो फैक्ट्री में बनते हैं, आप यूट्यूब पे। आप इतने टाइम में होता है क्या ये? हाँ मैं आपको बताता हूँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो जो सांचे होते हैं ना, जैसे ये तो आपको पता है कि मेल्टेड फॉर्म में होती है। बिल्कुल, कोई भी मेटल का बनाने अगर सामान बनाना है आपको, तो पहले मेल्टेड फॉर्म में होगा। उस मेल्टेड फॉर्म को सांचे के अंदर डाल के निकालेंगे, और तुरंत है ना, तुरंत उसके ऊपर पानी डाल के कूलिंग करके उसको है ना बिल्कुल जमा देते हैं, जिससे वो शेप में आ जाती है। जब हो जाए तब मैथ करो। हीट तो मैंने 7th में पढ़ाया था ना। कांच, हाँ कांच को बेटा पिघला के ही बनाया जाता है, ठीक है ना। नहीं लावे के जैसा नहीं होता, लेकिन इसका थोड़ी रेडिश कलर तो इसका भी होता ही है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी पिघला हुआ कांच तो देखो बेटा, मैंने भी एक्चुअली नहीं देखा, ठीक है। तो आप मान सकते हो कि लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, बहुत ज्यादा हीट होती है। और जो मेटल होता है सर, आप पतीले बनाएंगे उसके अंदर डाल देंगे सांचे के अंदर, तो वो सांचा तो वैसा होगा ना, अंदर भर जाएगा वो दूसरे। नहीं नहीं नहीं, सांचा जो होता है ना, उसके साथ ये मेटल चिपक नहीं सकता, ऐसा मटेरियल का बना होता है। नहीं मैं ये नहीं कह रहा, उसके नीचे ही सांचा है जैसे मुझे पतीला बनाना है कोई, तो उसमें हमारे में गैप होता है, वो गैप में भी कोई डाल देंगे लावा। बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ। और फिर नहीं मैं आपको बता रहा हूँ ना, जिस सांचे में जिस साइज का बर्तन बनाना है ना, उसी अलग अलग सांचे का वो साइज अलग अलग सांचा होता है, ठीक है। उस सांचे में गिरता जाएगा, और उसे क्या करते हैं, जैसे मैंने डाला आपने, उस सांचे से क्रॉस होकर के जैसे लिक्विड गिर रही है, लिक्विड अब ऐसे फैल करके कोर बनकर कैसे गिरेगी, और गिरते ही पानी गिर के बिल्कुल जमा देगा उसको, इस तरह होता है। अलग अलग चीज, गिलास बनने के लिए अलग सांचा होगा, अलग तरह, अलग क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म से आके गिरेगा, इस तरह से होता है। सांचे बदलते जाने होंगे। तो ये समझ में आया, कौन चीज हार्ड होगी कौन चीज सॉफ्ट होगी। टोमेटो सॉस सॉफ्ट होता है ना, पनीर सॉफ्ट होगा, घी सॉफ्ट होगा, अपने कोई भी चीज आप देख सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं ना, खिचड़ी के लिए क्या करते हैं, लोहार की दुकान पे खिचड़ी ले जाओ, आग के भट्टी में डाल के फिर हथौड़े से पीट के उसको मुलायम करके देगा, तब आपके दांत से टूटेंगे। ऐसा तो दिक्कत नहीं है ना, खिचड़ी तो लो और सट से अंदर गई, मूंछ भी चलाने की जरूरत नहीं। गुड। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। कुछ चीजें पानी में घुलनशील होती है, घुल जाती है, कोई नहीं घुलती है। अब बेटा अगर आप अपने दांत तोड़ के पानी में डाल दोगे तो घुल जाएगा, और कौन तोड़ के डालेगा। तो जैसे आपको पता है, जो सोल्यूबल इन वाटर और इनसोल्यूबल वाटर, पानी में जल में घुलनशील और जल में अघुलनशील, ठीक है। जैसे कि चीनी हो गया, शुगर हो गया, शुगर है, सॉल्ट है, चीनी है, नींबू पानी है, कोई भी लिक्विड है घुल जाएगा, लिक्विड घुल जाती है। आप नींबू का पानी डालो, नींबू का रस, मिट्टी क्यों नहीं घुलती सर? मिट्टी इस, हाँ जैसे लगा घुल जाता है वैसे, चीनी भी घुलती है बेटा, बिल्कुल लेकिन उसमें टाइम लगता है ना, क्योंकि वो ज्यादा ठोस होती है। और आपको पता है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मिट्टी इसलिए नहीं घुलती क्योंकि मिट्टी के पार्टिकल्स जो होते हैं ना, अच्छे से बैठो, कमर में दिक्कत है क्या, जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं बड़े बड़े साइज के होते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, और लेकिन जो ये होता है ना, देखो जो चीनी और नमक है बिल्कुल लिक्विड चीज से ही बनी होती है, पानी को ही इवेपोरेट करके आपको पता है बनता है। अच्छा, आप ये भी कह सकते हो कि चीनी का और नमक का जो पार्टिकल्स होता है बहुत छोटा छोटा होता है, चीनी का बड़ा होता है घुलने के बाद जिन चीजों से चीनी का एक दाना बनता है वो तो बहुत छोटा है ना। चीनी का एक क्रिस्टल, शुगर का एक क्रिस्टल, मतलब कि एक होती है ना छोटी सी वो दाने, एक दाना अगर चीनी ले लो तो वो अगर आप माइक्रोस्कोप पे देखो तो बहुत बड़ा है, ठीक है। और पानी में घोलोगे तो वो भी किसी चीज से बना होगा, तभी तो टूट के बिखर जाएगा एटम से। तो मतलब कि चीनी और नमक के जो कण होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए घुल जाते हैं बिल्कुल पानी में, ओके। लेकिन जो मिट्टी का होता है इसके कंपेरेटिवली बड़ा होता है, इसलिए वो नहीं घुलता, इसी तरह रहता है। गर्म पानी में तो घुलता है ना। किसी भी चीज को, जब ये आगे आपको 9th क्लास से पढ़ना है कि अगर आप हीट देते हो
किसी भी सॉल्यूशन को गर्म करते हैं तो सॉल्बिलिटी की कैपेसिटी बढ़ जाती है, मतलब किसी चीज को घोलने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है। ठीक है, आप ठंडे दूध में चीनी मिलाओ, वो घूमती रहेगी, मिलेगी नहीं। और कुछ नहीं करना, गर्म दूध है ना, बस ऐसे डाल दो, वो अपने खुद ब खुद काम कर जाएगी उसको। तो सर वो ठंडे दूध में क्यों नहीं? हाँ, ठंडे ठंडे दूध में इसलिए नहीं घुलती क्योंकि उनके बीच का जो पार्टिकल्स होता है ना, चीनी जिन पार्टिकल्स से मिलके बनी होती है, उनके बीच है ना जो मूवमेंट होती है वो स्लो हो जाती है। ठीक है, स्लो स्लो मूवमेंट होगा। आंसर नहीं लिखना है, आंसर तो बंद करके लिखोगे ना। अरे देख के आंसर कौन लिख रहा है, याद कर लो ना, उसके बाद लिखना। टेस्ट कब दोगे? ठीक है, समझ रहे? जब भी आप गर्म कर देते हो ना, जब किसी भी पानी को, किसी भी लिक्विड को गर्म करते हो, तो चीनी या नमक के जो पार्टिकल्स है ना, वो तेजी से टूटने लगते हैं, बिखर जाते हैं। ये फायदा होता है। और अगर मान लो गर्म ना रहे, ठंडा रहे, तो पार्टिकल्स तेजी से मूव। नेता ना बनो, जाओ आगे। मैथ्स निकालिए आप लोग, मैथ की बुक। कोई एक बुक एक्सरसाइज निकाले और स्टार्ट हो जाइए। ट्रायंगल वाला करना चाहे तो ट्रायंगल वाला, जो कि दूसरा करना चाहे दूसरा कर सकते। मतलब अरे इब्ना आवे तो तुमने पढ़ना तो है ना, सिलेबस का तो कोई मतलब ही नहीं है। आपके बुक में अगर 28 चैप्टर है तो 28 के 28 हम कराएंगे आपके बेसिक के लिए, बात समझ रहे हैं? ठीक है, कोई दूसरा चैप्टर भी निकाल के कर सकते हैं आप लोग, एक एक्सरसाइज करके दिखाइए, अभी टाइम है आपके पास। सारे बच्चे कर रहे हैं, बैठना नहीं है। तुम क्यों बैठे हो भाई, तुम क्यों बैठे हो? उसको कह रहा हूं मैं, तुमको मैथ कहा था ना करने के लिए, निकालो और करो। तुम्ही को, पूरी दुनिया को देख लिया, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। देखिए, अब मैं आपको बताऊं, वाटर के अंदर गैसें भी घुली हुई होती। आप पानी खुद देख लो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का बना होता है। CO2 गैस या कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, आप वो फैंटा या थम्सअप ये सब पीते हो ना, फैंटा या थम्सअप जो होता है उसके अंदर भी क्या होता है, CO2 गैस होती है, तभी तो खुद से खुलेगी। और इसे हमको जो डकार आती है ना, इतनी बड़ी कि पूरा कंझावला खा जाओ, तो वो हाँ CO2 गैस के कारण ही हमें डकार। बिल्कुल, आगे देखिए। Classification of material on the basis of their heaviness or lightness with respect to water. कोई चीज कितनी भारी है या कितनी हल्की है, इसकी भी तुलना हम कर सकते हैं। जैसे देखो, आप लोगों को बात नहीं करनी बेटे, अब जैसे देखिए, पानी में कौन सी चीज ज्यादा भारी, कौन सी चीज हल्की होगी, अब देखो आप, और कौन सी चीज फ्लोट करेगी। अगर किसी भी तरह के मेटल को आप अगर पानी में डालते हो, छोटा हो या कितना भी बड़ा हो, वो डूब जाएगा, डूब जाता है ना। लेकिन वैसे ही अगर लकड़ी को या किसी पंख को या किसी पत्ते को डालेंगे तो डूबेगी नहीं। है, बर्फ ऊपर ही तैरता, बर्फ डूबता नहीं। हाँ, उसका अधिकतर हिस्सा नीचे हो जाता है और अधिकतर कुछ ऊपर होता है, नहीं डूबेगा। लकड़ी कितनी बड़ी हो, नहीं डूबेगी। जितनी भी बड़ी हो। हाँ, जितनी बड़ी तो और अच्छा है, बड़ी ही का तो और फायदा है। तो जैसे ये बोट होती है पानी में तैरने वाली, ये वैसे तो लकड़ी है, अब बैठते तो इसमें वजन हो जाता है, तो ये फिर भी कैसे तैरता है? सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मतलब कि कोई लकड़ी अगर इतनी पतली है, आप उसे बैठ जाएंगे तो डूब जाएगी, ठीक है। लेकिन वो सरफेस एरिया जब चौड़ा हो जाता है ना, तो आप इतने बड़े इलाके पे अपना दबाव फैला देते हो, इसलिए ऐसा होता है, सरफेस टेंशन के कारण। उसमें भी सरफेस एरिया बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है। लकड़ी का नहीं, वो लोहे का भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो सरफेस एरिया तो बड़ा हो गया ना, इसलिए होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसलुमेंसी एंड ओपेकनेस, मैंने बता ही दिया था।
किसके आर पार बिल्कुल दिख सकता है। ग्लास में पानी भी हो तो आर पार दिख जाएगा, कांच भी हो तो आर पार दिख जाएगा। लेकिन अगर कोई चीज मान लो कि गंदा सा कांच हो, ठीक है, या ऐसे कांच नहीं, खिड़की वाले कांच होते हैं कुछ कुछ जो एकदम बिल्कुल ब्लर होते हैं, आर पार बिल्कुल बहुत मुश्किल से ही कुछ दिखता होगा, ऐसे भी आते हैं। या मान लो जो बटर पेपर होता है, बटर हम लोग खाते हैं ना, तो उसका जो पेपर होता है टिश्यू पेपर, उसके आर पार भी पूरी अच्छी तरह से नहीं दिखाई पड़ेगा, धुंधला दिखाई पड़ेगा। और इस दीवार के आर पार तो देख लो, तब तो आप शक्तिमान ही ना हो गए, ये तो बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो पारदर्शक, अपारदर्शक एंड पारभासी। परभासी मतलब कि पारदर्शक मतलब ट्रांसपेरेंट, आर पार बिल्कुल दिख जाएगा कांच के, ठीक है। उसके बाद ट्रांसल्यूशन मतलब कि उसको क्या कहते हैं, परभाषी कहते हैं, मतलब थोड़ा बहुत दिखेगा थोड़ा बहुत नहीं दिखेगा। और ट्रांसल्यूशन क्या कहते हैं ये, ओपेक। ओपेक का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल अपारदर्शक, बिल्कुल आर पार कुछ भी नहीं। मिरर, मिरर दूसरी चीज है। मिरर भी एक तरह से आप कह सकते हो कि ओपेक मटेरियल, क्योंकि उसके उस पार नहीं दिखता ना, बिल्कुल ओपेक। कांची बन गया ना तो थोड़ा सा ही होगा, 2-3 पेज है, चैप्टर खत्म करा देंगे, चिंता मत करो, कल इसका टेस्ट है। किसने कहा एक दिन क्रिकेट है, हम तो पढ़ा रहे हैं वेरी शॉर्ट का, और एमसीक्यू में क्या दिक्कत है भाई, टाइम का क्या करोगे, अंडे देने हैं टाइम का। आप लोग इस है ना, इस प्रेशर को बर्दाश्त करने की आदत डालो, तभी इंप्रूवमेंट होगी, ठीक है ना। घर पे तो पढ़ना है नहीं आप लोगों को कुछ भी, टाइम दे दो। दोज मटेरियल, ये तो क्लियर हो गया, इसमें हमको बताने की जरूरत नहीं। आगे देखो, ओहो चैप्टर ही खत्म हो गया, तुम बुक दिखा लो। सेमी है ना। और पता नहीं एक ज्ञान चक्षु वाला बच्चा मेरे से कहता था